जो सिलेबस है ये कुछ ऐसे है, इसको थोड़ा ध्यान से देखो एक बार। इसके अंदर देखो आपका कंप्लीट सिलेबस जो था, ओके, उसमें देखो कंप्लीट सिलेबस के अंदर अब इसको दो टर्म्स में डिवाइड कर दिया है। देखो यहाँ पे टर्म 1, ठीक है, और ये है टर्म 2। तो आपकी जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म यानी कि अभी जो दिसंबर में जो आपका एग्जाम होना है, उस एग्जाम के अंदर आपका जस्ट ये जो इतना सिलेबस है, ये जो इतना सिलेबस है, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जस्ट इतना सिलेबस, अभी मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ एक बार। ये देखो, ये जो मैंने येलो कलर में जो किया है, आपको दिख रहा है येलो कलर में जो जो पोर्शन मैंने येलो कलर से इसको जो येलो कलर से हाईलाइट किया है, ये पोर्शन आपका फर्स्ट टर्म एग्जाम में आएगा। दूसरा जो पोर्शन आपका बचा है, ये जो पोर्शन है स्टोरी ऑफ इंडियन आर्ट, इसके अंदर आपकी जो अजंता की पेंटिंग है, बोधिसत्व, पद्मपाणि बोधिसत्व, स्कल्पचर अशोकन लायन कैपिटल है, और ये जो इसको मैं हाईलाइट करता हूँ दूसरे कलर से, ये जो है अभी इस पार्ट को मैं दूसरे कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ एक बार। ये जो है आपका, ये जो आप नीचे देख रहे हो, ये जो पूरा पार्ट है, ये पोर्शन टर्म 2 के नीचे जो पोर्शन आप देख रहे हो, इसको मैं रेड कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। कलर मैं इसका चेंज करता हूँ। ये देखो, अभी जो मैंने टर्म 2 पे जो सिलेक्ट किया है ना, ये जो है, ये आपका अगले टर्म के लिए, यानी मार्च में या फरवरी में जो एग्जाम होगा उसके लिए। और अभी जो आपका एग्जाम होना है वो 15 मार्क्स का होना है, और 15 मार्क्स में ये 2 यूनिट्स आपकी जो हैं आएंगी। फर्स्ट यूनिट इज फंडामेंटल्स ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग, ओके। इसके अंदर आपके एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट है, उसमें से आपका टोटल 8 नंबर का पेपर आएगा, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ आर्ट और प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, उसमें से टोटल आपका 8 मार्क्स का पेपर आएगा, ठीक है। कोई डाउट? यस सर। कोई डाउट? नो डाउट? नो सर। देन सेकंड यूनिट आपकी है मेथड, मटेरियल्स एंड पेंटिंग, मेथड मटेरियल्स ऑफ ए पेंटिंग। इसके अंदर आपका क्या क्या है, टूल्स जो है वो, और पेंटिंग मटेरियल जैसे पोस्टर कलर, जो पेंटिंग मटेरियल, जो 2 यूनिट मैंने आपको भेज रखी हैं, जो मैंने पीडीएफ में शेयर कर रखी है, उसमें से आएगा आपका ये पूरा पेपर। सो इसके अंदर आपको ये जो पद्मपाणि बोधिसत्व स्कल्पचर, और ये आर्किटेक्चर में कैलाशनाथ टेम्पल, और इंडियन फोक पेंटिंग्स में मधुबनी और वर्ली, वो जो रहेंगी वो आपको अभी नहीं करनी है, वो आपके अगले टर्म के लिए होंगे। इज इट क्लियर? यहां तक कोई डाउट सिलेबस के अंदर? नो सर। ठीक है, तो उसके बाद अब मैं जो है आपको फर्स्ट जो यूनिट है उसको मैं स्टार्ट करता हूँ एक बार। अभी मैं एक बार देख लेता हूँ बाकी बच्चे जो हैं उन्होंने ज्वाइन किया है या नहीं। एक मिनट। 2 ही बच्चे आई थिंक, मोनिका और सर खुशी का मैसेज आ रहा है कि वो कनेक्ट नहीं हो पा रही। बेटा उसका कोई नेटवर्क प्रॉब्लम, नॉट एन इश्यू। मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया है इस मीटिंग को, तो मैं ये आपको शेयर कर दूंगा। वैसे इसको रिकॉर्ड करके मैं अपने YouTube चैनल पे डाल दूंगा, आप वहां से फिर दोबारा इसको एक्सेस कर पाएंगे। मैं आगे यही करूंगा, जितनी भी जो भी हम ऑनलाइन में जो भी करेंगे वो सारा मैं उस पर डाल दूंगा, ताकि आप जब भी उसको चाहो तब एक्सेस करके आप उसको देख सको। इज इट क्लियर? सो नाउ आई एम शेयरिंग द स्क्रीन अगेन। अभी मैं जो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ उसके अंदर यूनिट फर्स्ट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यूनिट फर्स्ट जो है उसको मैं स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। तो बेटा आपको ये चीज क्लियर है ना कि कौन कौन सा सिलेबस आपको करना है? यस सर। इस चीज को लेके कंफ्यूज मत होना कि आपको वो भी पार्ट करना है। 2 यूनिट ही आएंगी, तीसरी यूनिट नहीं आएगी अभी, ठीक है। तो अब मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन को। So see this is our first unit. Yes, this is our first unit. So see this first unit. What is there in this? Elements of visual art. So elements of visual art.
सो इसमें क्या है, विजुअल आर्ट यानी कोई भी सब्जेक्ट, हम चाहे आर्ट है, म्यूजिक है, डांस है, वटेवर कुछ भी है, मैथ्स है, उसके कुछ बेसिक फॉर्म्स होती हैं, बेसिक उसके कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिनकी स्टडी अगर हम नहीं करते स्टार्टिंग में तो हमारे लिए वो चीज काफी मुश्किल हो जाती है, और उन चीजों को लेके हम साथ साथ उस सब्जेक्ट के अंदर चलते हैं तो वो चीज हमारे लिए काम करना इजी हो जाता है। ठीक है, तो इसमें बेसिक जो है उसमें उसको हम तीन चीजों में डिवाइड करते हैं, एक एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, दूसरा एक एलिमेंट्स ऑफ आर्ट है हमारा, दूसरा जो है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट है, और एक है सिक्स लिम्स ऑफ आर्ट। ये आपके सिलेबस में नहीं है, जस्ट वैसे नाम नाम आप याद रखें, सिक्स लिम्स ऑफ आर्ट। सो ये तीन चीजों में हम इसको डिवाइड करते हैं। तो इसके अंदर देखो प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट और एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, ये दो चीजें आपके सिलेबस में है। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो करेंगे एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। तो एलिमेंट्स ऑफ आर्ट मैंने आपको पहले भी बताया है। हाँ, तो इसमें क्या है, फर्स्ट इज पॉइंट। तो देखो जब भी कोई भी पेंटिंग, कुछ भी पेंटिंग का कोई भी काम जब हम जीरो से स्टार्ट करते हैं तो एक कैनवस या एक पेपर लेते हैं जिसके ऊपर हम पेंटिंग करते हैं। इज इट क्लियर? तो जब वो पेंटिंग हम बनाते हैं तो हम उसमें सबसे पहले कहीं ना कहीं से तो स्टार्टिंग करते हैं पेंटिंग की। और जब हम पेंटिंग की स्टार्टिंग करते हैं तो जैसे ये देखो एम्प्टी स्पेस इसके अंदर दिखा रखा है, ये नीचे जो आप देख रहे हो, ये जो इसमें एम्प्टी स्पेस और दूसरे में क्या है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, एक डॉट उसमें लगा रखी है। यानी कि हम पेंटिंग का जब काम करना स्टार्ट करते हैं तो एक पॉइंट है, उस पॉइंट को ड्रॉ करते हैं और उस पॉइंट से फिर आगे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, sir. तो पॉइंट इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ आर्ट विच डज नॉट हैव ए लेंथ, यानी कि उसकी कोई लेंथ नहीं होती, ना विड्थ होती, ना हाइट होती, एक पॉइंट है जस्ट। ओके, सो व्हेन one starts with drawing a point or an empty space such as canvas or paper, a sensation starts right there, and then the point serves as a focus of attention, यानी कि एक पॉइंट है, उसी से हम कोई भी पेंटिंग है उसको स्टार्ट करते हैं। इज इट क्लियर? देन आफ्टर दैट पॉइंट के बाद जो नेक्स्ट है वो है लाइन। तो लाइन क्या है, जब हम एक पॉइंट को किसी दूसरे पॉइंट से मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, तो बीच में भी काफी पॉइंट्स होते हैं वैसे तो वो मिलके क्या बन जाती है, वो एक Line. A line is the continuous mark made on a surface by moving points, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तीसरे पॉइंट, चौथे पॉइंट, पांचवे पॉइंट, ऐसे पॉइंट से मूव होके जब हम चलते हैं तो एक पॉइंट से लेके जब लास्ट पॉइंट तक, यानी कि जहां पे हमने जाके स्टॉप किया है वहां तक अगर हम उसको देखें तो वो क्या रहेगा आपका एक, यस टेल मी, Shape. वो आपकी एक शेप नहीं बेटा, वो एक पॉइंट जब मूव करते करते दूसरे पॉइंट पे आ जाएगा तो वो तो एक लाइन होगी ना। शेप तो Yes. जब होगी जब एक लाइन रिपीट होके दूसरी जगह आए और उन 3 या 4 लाइंस को हम ज्वाइन करें तो होगी। Sir, I thought that you were saying that two lines meet each other. नॉट 2 लाइंस, मोर देन 2 पॉइंट्स जब होंगे तो वो एक 3. लाइन हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो अब लाइंस के टाइप है तो मैनी टाइप्स होते हैं, काफी टाइप्स होते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन होगी, कर्व्ड लाइन होगी, वर्टिकल लाइन है आपकी, हॉरिजॉन्टल लाइन, थिन लाइन, बोल्ड लाइन, स्लैंटिंग लाइन, पैरेलल लाइन, सर्कुलर लाइन, मतलब ये सारे लाइंस के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स जो हैं ये आप जो देख रहे हो स्क्रीन पे। तो इस टाइप से लाइंस काफी टाइप्स की होती है, अलग अलग टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम स्ट्रेट लगाते हैं, स्केल की हेल्प से लगाते हैं तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, और कोई कर्व्ड लाइन लगाते हैं यानी सर्कुलर मोशन में कोई लाइन लगाते हैं, कर्व्ड लाइन है। उसको तो वर्टिकल, उसको ऐसे मतलब ऊपर से नीचे अगर उसको रखा जाए लाइन को तो वर्टिकल है, और जैसे अर्थ सरफेस के पैरेलल उसको रखा जाए तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। ओके, उसके बाद थिन लाइन, पतली लाइन, यानी कि जब हम ड्राइंग करते हैं तो पतली लाइन भी यूज करते हैं और बोल्ड लाइन भी यूज करते हैं। ठीक है, देन स्लैंटिंग लाइन जो आपका जो एक मान लो एक स्क्वायर है, स्क्वायर के जब डायगोनल्स को ज्वाइन करोगे तो वो डायगोनल्स क्या होंगे, आपकी स्लैंटिंग लाइंस होंगी। ओके, देन पैरेलल लाइंस आपको पता है मैथ्स में आप पढ़ते हो, दो लाइंस हैं, इक्वल डिस्टेंस उनका है तो वो Which will not intersect at any point. कहीं पे भी किसी पॉइंट पे भी जाके इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और उनका जो गैप है वो इक्वल रहेगा, उतना ही रहेगा दोनों के बीच में।
उसका जिगजैग लाइन है, ऊपर नीचे ऐसे मतलब जिगजैग की शेप बनाए, तो इस टाइप की से ये लाइंस के अलग अलग टाइप्स हैं। उसके बाद ये जो टाइप्स हैं आप नीचे भी देख सकते हैं, ठीक है। ये लाइंस के टाइप्स जो हैं आप नीचे देख सकते हैं, ये देखो थिन लाइन। अब बेटा ये देखो इसके अंदर आपको एक चीज और दिखाई गई है कि हर लाइन के साथ साथ मैंने इसमें मेंशन कर रखा है कौन सी लाइन किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। ओके, जो थिन लाइन है वो डेलिकेट को रिप्रेजेंट करती है, बोल्ड लाइन है वो पावर या स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है, वर्टिकल लाइन है वो उसके अकॉर्डिंग जो है साइलेंस को या इंप्रेशन को रिप्रेजेंट करती है। देन हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल बिल्कुल रिलैक्स नॉन लिविंग, यानी कि जब इंसान जो होता है, जब वो जैसे वो अलाइव है, वो जिंदा है, तो वो वर्टिकल लाइन उसको रिप्रेजेंट करेगी। और जैसे ही उसकी डेथ हो जाए, नॉन लिविंग हो जाए, तो उसको कौन सी लाइन रिप्रेजेंट करेगी? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल। जब मर जाएगा तो लेट जाएगा सीधा, ठीक है। तो इस टाइप से उसका डायगोनल लाइन है, डायगोनल लाइन है वो सोल को, लिविंग को, वर्किंग को, इस चीज को रिप्रेजेंट करेगी। उसके बाद ये देखो लाइन टर्न, ये जो है हर एक लाइन के ऊपर नीचे मेंशन किया गया है कि कौन सी लाइन किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस में आपके ये क्वेश्चंस हो सकते हैं। ये जो आप स्क्रीन पे लाइंस देख रहे हैं, इनमें से हो सकता है आपको क्वेश्चन दे दिया जाए थिन लाइन रिप्रेजेंट्स, यानी थिन लाइन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, या बोल्ड लाइन रिप्रेजेंट्स, चार ऑप्शन दे दिए, ठीक है। पावर, स्ट्रेंथ, ये सारे इस टाइप से ये जो है इनमें से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है लाइन से रिलेटेड। इज इट क्लियर? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका रहता है वो है शेप। सो शेप क्या है? शेप हम किसे बोलते हैं? नीचे देखो एग्जांपल दे रखे हैं शेप का, जो है एग्जांपल भी दे रखा है। और फॉर्म, शेप जो है वो दो टाइप की होती है हमारी। जो 2D शेप होती है उसको हम शेप बोलते हैं, और जो 3D शेप हो जाती है उसको हम फॉर्म बोल देते हैं, फॉर्म। ठीक है। तो ये 2D शेप कौन कौन सी होती हैं? जैसे ये देखो सर्कल है, ये 2D शेप है, यानी कि सर्कल को देख के हमें क्लियर पता चल रहा है कि एक पेपर के ऊपर एक सर्कल ड्रॉ कर रखा है जस्ट। और स्फीयर में क्या हो जाता है? स्फीयर जैसे एक बॉल रखी हुई है, वो बॉल है, वो एक स्फीयर है। ओके, ऐसे ही स्क्वायर है, स्क्वायर यानी कि एक पेपर के ऊपर स्क्वायर ड्रॉ कर रखा है, यानी उसकी चारों साइड्स इक्वल हैं, वो आपका स्क्वायर हो गया, ठीक है। क्यूब क्या हो गया? क्यूब हो गया आपका 3 डायमेंशनल, यानी कि स्क्वायर में देखो 2 डायमेंशन है, हाइट और विड्थ, और सॉरी हाँ लेंथ और विड्थ, ठीक है, 2 हैं। उसके बाद क्यूब में आपकी जो है वो 3 डायमेंशंस हो जाती हैं, हाइट भी उसमें इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। तो ये शेप्स क्या है? शेप्स वो शेप्स हैं 2D जो होंगी उनको शेप बोलेंगे, 3D जो होंगी उनको आप क्या बोलोगे? फॉर्म बोलोगे, फॉर्म। ठीक है। इज इट क्लियर? कोई डाउट? नो सर। इस टाइप का क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि स्फीयर इज ए, स्फीयर कैसी शेप है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है 2D और 3D, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा जा सकता है। या एक 3 डायमेंशनल शेप है, उसके कितनी डायमेंशंस होती हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद देखो इनके एग्जांपल अगर देखें तो इनके एग्जांपल लीफ है, फ्लावर, वाटर ड्रॉप। ये जो है जब लीफ को ड्रॉ करेंगे तो वो 2D रहेगी, लेकिन जब उसकी कलरिंग हम करेंगे, लाइट और डार्क करके करेंगे, तो क्या हो जाएगी? आपकी फॉर्म हो जाएगी। जैसे ही वाटर ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप को बनाएंगे तो हम एक सर्कल की शेप बना के ऊपर से थोड़ा पतला कर देंगे, वो तो वाटर ड्रॉप हो गई। लेकिन जब उसको हम 3D में शो करेंगे, यानी कि उसको लाइट और डार्क के साथ शो करेंगे, तो वो आपकी फॉर्म हो जाएगी। क्लियर? यस सर। ये देखो कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। सर्कल जो है वो आपकी शेप है, स्फीयर आपकी जो है 3 डायमेंशन है, तो वो आपकी फॉर्म है। देन अगेन स्क्वायर है, वो आपकी शेप है, क्यूब है, वो आपका फॉर्म हो जाएगा। ऐसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल आपका क्या हो जाएगा? शेप हो जाएगा। पिरामिड है, वो आपका फॉर्म हो जाएगा। ऐसे ही रेक्टेंगल है, वो आपकी शेप है, और क्यूबॉइड है, वो आपकी फॉर्म हो जाएगी। अब ये देखो नीचे एग्जांपल दिया है, क्लियरली एग्जांपल दिया है शेप और फॉर्म में, यानी कि किसी भी चीज की जो ड्राइंग होगी, स्केचिंग जो होगी, वो आपकी शेप रहेगी, बट उसमें जब शेडिंग करके आप उसको 3D से रिप्रेजेंट करोगे तो आपकी क्या हो जाएगी?
यस, क्या हो जाएगी वो? फॉर्म। फोम हो जाएगी। फॉर्म। कोई डाउट? नो सर। उससे नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है, वो क्या है? कलर। तो सबसे पहले तो ये चीज देखो कि कलर जो है हमें दिखता कब है। सोचो कलर कब दिखता है हमें? रिफ्लेक्शन अगर। बेटा वो रिफ्लेक्शन कब होगा, किस कंडीशन में होगा, उसके लिए रिफ्लेक्शन के लिए बेसिक चीज क्या है? सबसे पहले क्या चीज रिक्वायर्ड है रिफ्लेक्शन होने के लिए? बेटा जब रिफ्लेक्शन जो होगा, रिफ्लेक्शन जब होगा ना, जब लाइट होगी। लाइट के बिना रिफ्लेक्शन पॉसिबल है? नो सर। तो क्या होगा? कलर कम्स फ्रॉम लाइट। अगर आपके पास लाइट नहीं है, सपोज करो रात में आप देखते हो लाइट चली जाती है, तो आपको कलर्स दिखते हैं? नो सर। नहीं दिखते। तो कलर्स आपको कब दिखते हैं? जब क्या होती है? लाइट होती है। लाइट। इफ देयर वॉज नो लाइट मीन्स नो कलर्स विल बी देयर। अगर लाइट नहीं होगी तो कोई कलर नहीं दिखेगा आपको। तो आपको कलर किस लिए दिखते हैं? क्योंकि दिन के टाइम में आपको सनलाइट मिल जाती है, रात के टाइम पे आर्टिफिशियल लाइट, जो मैन मेड लाइट्स हैं, उनकी हेल्प से आपको कलर्स दिख जाते हैं। यही रीजन है ना कलर्स दिखने का। अदरवाइज अगर अंधेरा हो, अगर सन ना हो, या लाइट का सिस्टम ना हो, या फायर या आग वगैरह ना हो, तो क्या आप कलर्स को देख पाओगे? नो सर। तो सबसे पहले कलर के लिए रिक्वायर्ड क्या है? लाइट। लाइट के कारण ही हमें सारे कलर्स जो हैं वो दिखते हैं। ठीक है। अब उसके बाद आपने ये साइंस में छोटा सा बेसिक सा, ये जो एक प्रोजेक्ट, जो ये साइंस का वो होता है आपका, जो साइंस में आप ग्लास प्रिज्म फिजिक्स। प्रिज्म जो है, एक प्रिज्म को लेके जब उसे लाइट पास कराते हो तो क्या होता है? आपने साइंस में 7 लाइट एक्सपेरिमेंट, 7 कलर्स का। ये जो एक्सपेरिमेंट है आपने जो है वो साइंस में किया होगा। तो क्या होता है आपका, जब आप एक प्रिज्म लेके और प्रिज्म को लाइट के कांटेक्ट में, यानी लाइट उससे पास करते हुए आप रखते हो, तो प्रिज्म के साइड में क्या रहेगा? जो लाइट थी वो कितने कलर्स में डिवाइड हो जाएगी? 7 कलर्स में जो है वो डिवाइड हो जाएगी। तो वो 7 कलर कौन कौन से हैं? आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो 7 कलर्स हैं उनका सीक्वेंस बताओ, नीचे से ऊपर तक उनका सीक्वेंस बताओ। तो सीक्वेंस याद करने के लिए क्या रहेगा? विबग्योर। VIBGYOR। यानी सबसे ऊपर का कलर अगर पूछ लिया तो वो रेड होगा, उसके बाद ऑरेंज। यानी कि विबग्योर जो है वो नीचे से स्टार्ट है, नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है। तो हो सकता है आपसे ये पूछा जाए कि 7 जो कलर्स हैं उसमें जो है वॉयलेट कितने नंबर पे आता है, इंडिगो कितने नंबर पे आता है, ब्लू कितने नंबर पे आता है। इस टाइप का MCQ क्वेश्चन हो सकता है। इट कैन बी पॉसिबल। इज इट क्लियर? विबग्योर से ये Yes, आपका sir. क्लियर हो जाएगा। विबग्योर में बस जस्ट आपको ये देखना है कि विबग्योर के अंदर R जो है रेड है वो सबसे ऊपर है और V सबसे नीचे है। ओके। जब इस टाइप से करके आप स्टडी करोगे तो आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इज इट क्लियर? Yes, sir. देन उसके बाद जब हम कलर्स को डिवाइड करते हैं, ओके, तो कलर्स को हम कितनी कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं? 3 कैटेगरीज। तो कौन कौन सी 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं हम कलर? Primary, secondary, and tertiary. तो प्राइमरी कलर्स कौन कौन से कलर्स हैं? So which colors that cannot be made by mixing 2 colors? यस, इनको हम जो है किसी और कलर को मिक्स करके नहीं बना सकते। सो दैट्स व्हाई दीज कलर्स आर नोन एज प्राइमरी कलर्स। सो प्राइमरी कलर्स कौन कौन से हैं? रेड, येलो और ब्लू। ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा कलर कॉम्बिनेशन आता है वो होते हैं सेकेंडरी कलर। अब सेकेंडरी कलर में क्या होता है? ये देखो, 2 प्राइमरी कलर, रेड प्लस येलो, ऑरेंज बन जाएगा आपका। उसके बाद जो रेड प्लस ब्लू वो आपका वॉयलेट बन जाएगा, और येलो प्लस ब्लू वो आपका ग्रीन कलर बन जाएगा। तो इस टाइप से आपके ये जो है सेकेंडरी कलर्स हो जाएंगे। देन आफ्टर द सेकेंडरी कलर्स, इनको इंटरमीडिएट कलर भी बोल देते हैं, टर्सरी कलर्स भी बोल देते हैं। मैंने आपको बताया था कि इंटरमीडिएट कलर्स जो है उनको टर्सरी कलर भी बोल देते हैं।
यानी कि जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स को एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं तो बाकी के जो कलर्स जो रेडी होते हैं उन कलर्स को क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कलर्स, या फिर उनको हम बोल देते हैं टर्सरी कलर्स। इज इट क्लियर? Yes, sir. उसके बाद कलर व्हील जो है, ये देखो कलर व्हील में प्राइमरी कलर्स हैं, उसके बाद सेकेंडरी कलर्स हैं, और ये टर्सरी कलर या इंटरमीडिएट कलर्स इसके अंदर जो है दिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, ये देखो येलो के सामने कौन सा कलर है, पर्पल। येलो के जस्ट सामने देखो कौन सा है, Purple. सो पर्पल और येलो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर हैं एक दूसरे के। ग्रीन के सामने कौन सा है, रेड। तो रेड और ग्रीन Red. एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर हैं। ऐसे ही ब्लू और ऑरेंज एक दूसरे के सामने है। ये देखो एक चीज आपने नोट की होगी, जब आप येलो कलर के ऊपर पर्पल कलर से कुछ लिखते हो ना तो वो बहुत दूर से भी विजिबल होगा, ठीक है। Yes, sir. ब्लू के ऊपर ऑरेंज से लिखोगे तो दूर से विजिबल होगा, रेड के ऊपर ग्रीन से लिखोगे तो वो दूर से विजिबल होगा। यानी कि एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री कलर हैं, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट कलर हैं, ठीक है। उसका नेक्स्ट जो आता है वो है कलर हार्मनी। कलर हार्मनी में क्या है, जब दो कलर्स को येलो और रेड को मिक्स करोगे तो उनके बीच में देखो इनफाइनाइटली मैनी कलर्स जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। येलो और रेड को जब मिक्स करोगे तो उन दोनों के बीच में देखो कितने कलर्स हैं, कैन यू काउंट इट? येलो और रेड के बीच में जो कलर्स आप देख रहे हो ये जो इस पोर्शन में, क्या इनको काउंट कर सकते हो आप? बेटा नोट 3, यहां से स्टार्ट हो जाओ। ये देखो ये कितने कलर्स हैं, कैन यू काउंट दीज कलर्स? यहां तक। क्या इन दोनों को मिला के जो कलर्स बनेंगे उनको आप काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। येलो की क्वांटिटी अलग ले लो, रेड की अलग ले लो, फिर येलो की अलग ले लो, फिर रेड की अलग ले लो। तो मतलब इस टाइप से सो मेनी कलर्स विल बी देयर। होगा या नहीं होगा ऐसा? Yes, sir. तो यहां तक क्लियर है आपका? Yes, sir. उसके बाद मैंने आपको एक कलर और बताया था, ये दो बाद में करेंगे, पहले हम जो है आगे देख लेते हैं मोनोक्रोमेटिक कलर। मोनोक्रोमेटिक कलर मैंने आपको बताया था, ये देखो ये पेंटिंग आप देख रहे हो, रेड कलर से एक पेंटिंग है, रेड और व्हाइट। तो ये रेड के ही सारे कलर कॉम्बिनेशन में ये पेंटिंग बनाई गई है, यानी एक ही कलर को यूज करते हुए बनाई है, उसी को लाइट और डार्क यानी उसी की टिंट, टोन्स और शेड्स को यूज करते हुए इस पेंटिंग को बनाया गया है। तो ये कैसी पेंटिंग हो जाएगी आपकी? मोनोक्रोमेटिक पेंटिंग। इज इट क्लियर? उसके बाद दूसरी ये जो देख रहे हो, ब्लू कलर को ही लाइट और डार्क करके बनाया गया है। तो इस टाइप से ये जो पेंटिंग है आपकी मोनोक्रोमेटिक पेंटिंग है, यानी एक ही कलर कॉम्बिनेशन में। ये देखो ये ग्रीन है, उसकी सारी शेड्स और टिंट्स को यूज करते हुए बनाया है, तो ये आपकी मोनोक्रोमेटिक पेंटिंग हो जाएंगी। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब ये देखो एनालॉग्स कलर। एनालॉग्स कलर क्या है, जैसे येलो है तो कलर व्हील में येलो से पहले और उसके बाद जो कलर आते हैं वो तीन मिलके क्या हो जाएंगे, एनालॉग कलर हो जाएंगे। समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल ये देखो Yes, येलो sir. कलर है, येलो के बाद कौन सा है और येलो से पहले कौन सा है, वो तीनों मिलके एनालॉग्स कलर बन जाएंगे। ऐसे ही देखो ऑरेंज है, ऑरेंज से पहले ये है और उससे बाद ये है, तो ये तीनों आपके कैसे हो जाएंगे, एनालॉग्स कलर। ये मतलब तीन तीन का जो पेयर होगा, पास पास जो तीन कलर होंगे वो आपके एनालॉग्स कलर्स हो जाएंगे। इज इट क्लियर? द नेक्स्ट Yes, sir. इज ट्राइडिक हार्मनी। ट्राइडिक हार्मनी कलर्स क्या हो जाएंगे, ये देखो येलो, उसके बाद ब्लू और ये रेड, यानी तीन प्राइमरी कलर्स हैं वो ट्राइडिक हार्मनी में होंगे। यानी कि देखो एक येलो है, फिर 1 2 3, उसके बाद फोर्थ ये है, 5 6 7, फिर 8th पे ये है, फिर 9 10 11 12 पे फिर वो आ जाता है। तो इस तरह से तीन तीन के गैप पे, चार चार के गैप पे जो है बीच में जो है उसके चार चार कलर्स का गैप है। तो यानी कि ट्रायंगल बन रहा है। ये देखो इस ट्रायंगल को जब रोटेट करते जाएंगे तो उसी के अकॉर्डिंग सारे जो ट्राइडिक हार्मनी में कलर आपके रहेंगे। इज इट क्लियर? यस बेटा, इज इट क्लियर?
Yes, sir. उसके बाद है आपका वार्म कलर और कूल कलर। वार्म कलर कौन से होते हैं? वार्म कलर्स आपके वो कलर्स होते हैं, वार्म कलर्स आपके वो कलर्स होते हैं जिनको देख के हीट रिप्रेजेंट करें, जो कलर जो वार्मथ को या हीट की फीलिंग हमें दे, वो कलर्स आपके कौन से हो जाएंगे? वार्म कलर्स हो जाएंगे। इसमें आपका रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो, और इनके बीच में जो कलर्स रह गए वो सारे आपके वार्म कलर्स में आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कूल कलर्स। तो कूल कलर्स कौन से कलर्स आपके हो गए? जिन कलर्स को देख के आपको कैसी फीलिंग आए? कूलनेस, कूलनेस की फीलिंग आए, वो कैसे कलर हो गए आपके? कूल कलर। तो इसके Cool अंदर color. इसके अंदर जो है कूल कलर जो है उसमें देखो वाटर का कलर हो गया, ट्रीज का कलर हो गया, ये जो कलर्स हैं वो कौन से कलर्स हो जाएंगे आपके? कूल कलर्स। इज इट क्लियर? Yes, sir. उसके बाद आपकी आ जाती है टोन या वैल्यू। टोन क्या होता है? एक ही कलर को लाइट और डार्क करना। ये देखो ऊपर ये इस पिक्चर के अंदर आप एग्जांपल देख रहे हो, ब्लैक को लाइट किया गया है बिल्कुल, ऐसे ही रेड को लाइट भी किया गया है और डार्क भी किया गया है, हर कलर को लाइट और डार्क किया गया है। तो एक कलर को लाइट और डार्क करना, लाइट भी करना और डार्क भी करना, उसको क्या बोलेंगे? टोन। ओके, उसको बोलेंगे टोन। ये आपका एग्जाम्पल पिक्चर में दिया गया है। इस पिक्चर के अंदर आप देख रहे हो, ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, इस पिक्चर के अंदर जो है ये देखो रेड कलर की पूरी रेंज है, यानी यहाँ पे ये व्हाइट मिला दिया या व्हाइट कम मिला है, तो व्हाइट की अलग अलग क्वांटिटी मिलाई, उसके बाद यहाँ से आगे इसमें ब्लैक मिला के इसी की शेड बनाई गई है। ओके, तो इस टाइप से जो है, इस टाइप से ये आपकी टोन और टोन हो जाएंगी। उसके टोन्स को हम मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज टिंट। टिंट क्या होता है? मैंने आपको बताया था, जब किसी कलर के अंदर व्हाइट कलर को मिक्स किया जाता है तो वो आपकी टिंट्स हो जाएंगी, और जब किसी कलर के अंदर ब्लैक कलर को मिक्स किया जाता है तो वो आपका कौन सी क्या हो जाएंगी? शेड्स हो जाएंगी। क्लियर? अब हाई की क्या होता है? वेयर द पिक्चर इज ऑफ लाइट वैल्यूज, यानी पिक्चर में जहां पे हमने लाइट कलर किया है वो आपकी हाई की हो जाएगी, और लो की वहां पे हो जाएगी जहां पे पिक्चर इज ऑफ लाइट वैल्यूज। ठीक है, हाई की इज वेयर द पिक्चर इज ऑफ लाइट वैल्यूज, लो की इज वेयर द पिक्चर इज ऑफ लाइट वैल्यूज। ये जो है उसके बाद आपका वैल्यू हो जाएगा, वैल्यू कॉन्ट्रास्ट, और वैल्यूज के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मेनली इसमें आपकी दो चीजें हैं, टोन, टोन के दो पार्ट्स, टिंट और शेड, ये आपको करने हैं, ये इंपॉर्टेंट आपके रहेंगे। उसके नेक्स्ट आपका आ जाएगा स्पेस। स्पेस, अब स्पेस के अंदर मैंने आपको बताया था दो टाइप का स्पेस होता है किसी भी पेंटिंग के अंदर, दो टाइप का आपका पेंटिंग के अंदर स्पेस होता है। तो स्पेस में क्या रहेगा कि ये देखो, ये जो आपकी पिक्चर है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पेस, पिक्चर में आप देख रहे हो, तो ये व्हाइट एरिया है, यानी ट्री जो बनाया गया है, जो भी ऐड किया गया है, वो आपका कौन सा स्पेस है? पॉजिटिव स्पेस है। और ये जो बैकग्राउंड जो आप देख रहे हो, ये जो बैकग्राउंड है चारों तरफ, ये जो बैकग्राउंड आप देख रहे हो, ये बीच में बैकग्राउंड आपको दिख रहा है, वो आपका क्या है? नेगेटिव स्पेस। इज इट क्लियर? ये नीचे एक एग्जांपल और आप देख रहे हो, व्हाइट, ये जो आप देख रहे हो ये आपका पॉजिटिव स्पेस है, और ये जो आप यहाँ पे जो व्हाइट देख रहे हो वो आपका कैसा स्पेस है? ये नेगेटिव स्पेस आपका रहेगा। उसका जब भी आप कोई पेंटिंग बनाओगे तो किसी पर्टिकुलर टेक्सचर के ऊपर बनाओगे, और वो टेक्सचर है, उस टेक्सचर के ऊपर आप काम करोगे। तो वो टेक्सचर दो टाइप का होता है। एक टेक्सचर होता है रियल टेक्सचर। रियल टेक्सचर यानी कि जो हमें दिख रहा है वो महसूस भी हो हाथ लगाने, जैसे वुड का टेक्सचर है, वुड के ऊपर आप हाथ लगा के देखोगे तो आपको हाथ से वो महसूस भी होगा, और वो रियल में वैसे का वैसा जो है वो रहेगा। इज इट क्लियर? और दूसरा टेक्सचर ऐसा होता है, जैसे वॉलपेपर आप देखते हो, वॉलपेपर में कैसा टेक्सचर होता है? उसमें डिजाइन तो बना होता है पर उसमें हाथ लगाते हैं तो स्मूथ ही लगता है हमें। ठीक है, तो दो टाइप का टेक्सचर होता है, वन इज रियल एंड सेकंड इज इम्पाइल्ड वी कैन से, वर्चुअल भी बोल सकते हैं, बट इम्पाइल्ड टेक्सचर। ये देखो ऊपर जो आप टेक्सचर देख रहे हैं, ये जो टेक्सचर्स हैं, ये जो आप देख रहे हैं वुड का, उसके बाद बांस के टेक्सचर,
उसके बाद ये जो है मैट का टेक्सचर है, ये अलग अलग रियल टेक्सचर्स हैं। और ये जो आप नेक्स्ट में देख रहे हो ये कंप्यूटर एडिड, ये पेपर को क्रश करके बनाया गया है। पेपर को क्रश करके अगर देखा जाए, उसकी फोटो ले ली जाए तो वो फोटो तो आपकी हो जाएगी, रियल टेक्सचर में फोटो नहीं रहेगी, क्योंकि फोटो पे अगर हम हाथ लगा के देखेंगे तो प्लेन होगी बिल्कुल। लेकिन जो रियल जो कागज को क्रश करेंगे और उसको सीधा करेंगे तो वो आपका कैसा रहेगा, वो आपका रियल टेक्सचर रहेगा। इस टाइप से दो टाइप का आपका टेक्सचर रहेगा। तो इस टाइप से आज हमने जो है आज की क्लास में क्या कंप्लीट किया है, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट जो है, एलिमेंट्स ऑफ विजुअल आर्ट उसको बोल सकते हैं, और जो है एलिमेंट्स ऑफ आर्ट हम बोल सकते हैं, विजुअल आर्ट बोल सकते हैं, तो दोनों वो सेम रहेगा। अच्छा एक चीज बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विजुअल आर्ट एंड पेंटिंग? क्या विजुअल आर्ट और पेंटिंग के अंदर कोई डिफरेंस है? Yes, sir. क्या डिफरेंस है, कैन यू टेल मी? No, sir. बेटा देखो, विजुअल आर्ट और पेंटिंग में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस रहेगा? पेंटिंग विजुअल आर्ट का एक पार्ट है, विजुअल आर्ट जो है वो वाइड एरिया। देखो सबसे पहले आ जाता है, एक टर्म आती है आर्ट, ठीक है। आर्ट के अंदर जो है वो आपकी म्यूजिक भी आ जाता है, डांस भी आ जाता है, किसी भी काम करने का तरीका है, कोई भी काम करते हैं उसका करने का एक सिस्टमेटिक जो तरीका है उसको बोलेंगे आर्ट, ठीक है। फिर उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वन इज विजुअल आर्ट, विजुअल आर्ट यानी कि दृश्य कला, जिसको देख के हम सीखते हैं, ठीक है, जिसको देखते हैं हम, विजुअलाइज करते हैं, ठीक है। तो विजुअलाइज जिस जिस चीज में करते हैं वो सारी आपकी विजुअल आर्ट होंगी। और दूसरी जो रह जाएंगी आपकी, वो होंगी आपकी परफॉर्मिंग आर्ट। जैसे म्यूजिक है या डांस है, वो आप परफॉर्म करोगे, उसको ड्रॉ करके थोड़ी दिखाओगे, आप उसको परफॉर्म करोगे, आप स्टेज पे जाके परफॉर्म करोगे। तो विजुअल आर्ट जो है उसमें क्या हो गया, जैसे अब विजुअल आर्ट में क्या क्या आ जाता है, विजुअल आर्ट में आपकी पेंटिंग आ जाती है, आपका स्कल्पचर आ जाता है, यानी मूर्ति बनाते हैं, वो भी विजुअल आर्ट है। उसके बाद फोटोग्राफी करते हैं, फोटोग्राफी क्या है, फोटोग्राफी भी एक विजुअल आर्ट है, ठीक है। अब समझ में आ गया विजुअल आर्ट्स में और पेंटिंग में डिफरेंस? यानी पेंटिंग विजुअल आर्ट का एक पार्ट है, बट विजुअल आर्ट पूरी जितनी भी विजुअल्स जो दिखती हैं, जिसको देख के हम सीखते हैं जिस भी आर्ट को, वो आपकी विजुअल आर्ट हो जाती है। जैसे फोटोग्राफी है, फोटोग्राफी भी आपकी एक विजुअल आर्ट है। स्कल्पचर है, उसके बाद जो है आपकी पेंटिंग है, ये सारी आपकी विजुअल आर्ट्स में आती है।